In today's class, we will be starting the new chapter. आज हम शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. अब सुनो ध्यान से. जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं बेटा, we starting the new थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. ये एक नया मॉड्यूल है. इसी में दो मॉड्यूल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे बेटा. एक तो हमारा एक जो मॉड्यूल है हमारा बेटा वो है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो बहुत सा पोर्शन जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का है वो आपका थर्मोडायनेमिक्स में ही कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. मतलब मैक्सिमम पार्ट थर्मोडायनेमिक्स में ही हम केटीजी का भी कंप्लीट कर लेंगे. और थर्मोडायनेमिक्स में तो करना ही है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि थर्मोडायनेमिक्स का बहुत सा पार्ट कट चुका है. ठीक है. बहुत सा पार्ट कट चुका है. तो उससे फायदा ये है, जैसे हीट इंजन कट गया है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है हीट इंजन. तो हीट इंजन नहीं देखना है, वो फायदा है. ठीक है. हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सा पोर्शन कम हो चुका है, क्योंकि हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. ठीक है. तो दिस इज बी नथिंग. अब तो अब जो पोर्शन आपको देखना है बेटा, द थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज क्लास, वो हमारा कौन सा पार्ट है. सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स तक पहुंचने के लिए. छोटा मॉड्यूल है और जल्दी भी हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. तो देखिए, जब हम थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ा था थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है. तो ये दो शब्दों से बना है मेरे हिसाब से, थर्मो और डायनेमिक्स. ठीक है. मेरे लिए बेटा थर्मो मतलब होता है हीट. ठीक है. और डायनेमिक्स मतलब क्या होता है आपको पता है. जब हम कभी भी कहते हैं कि डायनेमिक्स हो रहा है, मतलब हम कहते हैं मोशन हो रहा है. ठीक है. वी विल ऑलवेज से द मोशन. और जब मैं मोशन की बात करता हूं तो मोशन हमेशा वर्क से होता है. बिना वर्क के मोशन नहीं हो सकता. ये भी कंफर्म बात है कि नहीं है. वर्क है तो मोशन है, और वर्क नहीं तो वर्क. मेरे लिए जो थर्मोडायनेमिक्स है वो एक ऐसी ब्रांच है जो दो ब्रांचों का इंटर रिलेशन है, हीट और वर्क. देखो, हीट आप पढ़ के आए अभी थर्मल प्रॉपर्टीज में, हीट पढ़ के आए. और दूसरी ब्रांच मैकेनिक्स की है वर्क. तो ये दो ब्रांचेस, फिजिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, हीट और वर्क. और मेरे लिए जो थर्मोडायनेमिक्स है बेटा, वो फिजिक्स की दो ब्रांचेस से मिलके बना है. दैट इज वन इज हीट एंड द अदर इज बेटा वर्क. हीट और वर्क से मिलके आपकी थर्मोडायनेमिक्स बनी हुई है. ठीक है. ये दो ब्रांचेस से मिलके बना हुआ है, हीट एंड वर्क. तो दिस हैज बीन एन. अब देखो बेटा, फिजिक्स में बहुत सी ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो दो ब्रांचेस से मिलके बनती हैं. तो ये भी एक वही है कि जो दो ब्रांचेस से मिलके बना है, ये हीट और वर्क से मिलके बना हुआ है, आपकी थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच बनी हुई है. ठीक है. पहली चीज. दूसरी चीज समझिए. अब जब हम कैसे हीट और वर्क का रिलेशन कैसे है, अल्टीमेटली मेरे लिए थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो ये बताती है कि आप हीट से वर्क कर सकते हैं. आप हीट से क्या कर सकते हैं, आप हीट से वर्क कर सकते हैं. और वर्क से क्या पैदा कर सकते हैं, वर्क से हीट पैदा कर सकते हैं. मतलब हम हीट से वर्क कर सकते हैं, वर्क से हीट, दोनों चीजें. मतलब ये एक ऐसी ब्रांच है जो इंटर कन्वर्टेबल है. मतलब आप हीट से वर्क कर सकते हैं और वर्क से हीट कर सकते हैं, और ये दोनों चीजें प्रूव करती है. ठीक है बेटा. मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ ये चीज. मेरे हाथ है बेटा, मैंने अपने हाथों को जब रब करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हाथों पर काम करते हैं, हम हाथों पे वर्क करते हैं. वर्क से क्या पैदा हो जाती है, हाथ गर्म हो जाते हैं, हीट पैदा हो गई. तो देखो, वर्क से हीट पैदा हुई कि नहीं हुई. मैंने आप सबको वर्क से हीट से बता दिया. अब हीट से वर्क, हीट से वर्क भी आसान है. हीट से वर्क होना. टू व्हीलर फोर व्हीलर जो हमारे होते हैं बेटा, टू व्हीलर फोर व्हीलर में हम क्या करते हैं, फ्यूल जलाते हैं. फ्यूल जलता है, हीट, जलना हीट. हीट से क्या हुआ, व्हीकल मूव करता है, मोशन होता है, वर्क होता है. तो हीट से वर्क भी प्रोड्यूस होता है, और वर्क से मतलब
हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल बता दिए, हम हीट से वर्क भी पैदा करा सकते हो, वर्क से हीट ही पैदा करा सकते हैं, दोनों फिजिकली पॉसिबल है रियल लाइफ में। तो ये घंटा, अच्छा अब आप कहोगे सर ये फिर अलग अलग कैसे हुई, मैं उसका रीजन बताता हूँ कि भाई एक चीज याद जो आपको रखनी है कि जब हम हीट एनर्जी मेजर करते हैं, है तो दोनों चीजें एक ही, कि एनर्जी एनर्जी से वर्क बनता है। तो याद रखना, हम हीट एनर्जी को यहाँ जब भी बात करेंगे तो हम कैलोरी में मेजर करेंगे, वी विल मेजर द हीट एनर्जी इन कैलोरी। और जब मैं वर्क की बात करूंगा तो बेटा हीट एनर्जी किससे मेजर करूंगा, कैलोरी में। और वर्क की जब बात करूंगा तो मैं वर्क को किससे मेजर करूंगा, याद रखना वी विल, मैं आई विल मेजर द वर्क इन जूल, वर्क को मेजर में। और आपको एक चीज पता है कि एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं जो कहने वाला हूं। मतलब मेरे लिए क्या है, ये हीट है, और जूल मेरे लिए क्या है, कैलोरी हीट है और जूल वर्क है। हाँ, और ये 4.18 क्या है, कन्वर्टिंग फैक्टर, इसको जे मान लीजिए। मतलब हीट्स को आप वर्क में जब कन्वर्ट करते हैं तो जे आपका कन्वर्टेबल फैक्टर होता है। ये है मेरे लिए। एक दूसरे तरीके से समझाता हूं, फिर दोनों चीजों को रिलेट करने की कोशिश करूंगा। आपको पता है कि जब एक कैलोरी में, मैंने आपसे कह दिया कि 4.18 जूल होते हैं, आपको पता है कैलोरी यूनिट किसने बनाया था, डॉक्टर जूल ने। जो कैलोरी यूनिट है डॉक्टर जूल ने बनाए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाटर को हीट किया 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज किया। तो इन्होंने, डॉक्टर जूल ने देखा कि वाटर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस हीट करने में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगी, वो कितनी जूल लगी बेटा, 4.18 हीट एनर्जी लगी है। और उसी को उन्होंने 4.18 जूल जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगी, उसको उन्होंने 1 कैलोरी नाम दे दिया। इसीलिए बेटा 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। आप दूसरे तरीके से और समझिए कि अगर हम ऐसे कहें कि कैलोरी मतलब हीट एनर्जी है और वर्क मतलब जूल है, तो हीट इक्वल्स टू वर्क करने के लिए जे से मल्टीप्लाई करना है। तो जे हमारा क्या है यहाँ पर, कन्वर्टिंग फैक्टर है। और इस कन्वर्टिंग कन सॉरी इस कन्वर्टिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ दिस कन्वर्टिंग फैक्टर इज 4.18 होती है। ठीक है, इट इज 4.18। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कन्वर्टिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू बेटा 4.18 होती है। मैं ये बता देता हूँ, ये वेटिंग रूम। तो दिस हैज बीन नथिंग, ये चीज क्लियर हुई। हाँ, ये समझ गया आप कन्वर्टिंग फैक्टर क्या है, हीट से वर्क करने का। तो अल्टीमेटली हमारे लिए जो थर्मोडायनेमिक्स है वो केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स से बहुत अलग है। हमारे लिए थर्मोडायनेमिक्स एक एमलगेशन ब्रांच है, दो ब्रांचेस से मिलकर बनी है, हीट और वर्क। हीट से वर्क करा सकते हैं, थर्मो मतलब हीट, और डायनेमिक्स मतलब मोशन मतलब वर्क। तो हीट से वर्क करा सकते हैं, वर्क से हीट। जब कभी भी हम हीट की बात करेंगे तो कैलोरी, जब हम वर्क की बात करेंगे तो जूल। एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। मतलब हीट से वर्क में कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्टिंग फैक्टर हमारा है वो जे है, जिसकी वैल्यू 4.18 है। तो पहले तो ये समझ गया आपके थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना क्या है। तो जो जितने भी हीट इंजन बनते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट होते हैं। हीट इंजन क्या करते हैं, हीट से वर्क कराते हैं। जैसे कार्नोट हीट इंजन हमारे सिलेबस में था, लेकिन अब हट गया। जितने भी टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स के जो इंजन है वो सारे हीट इंजन होते हैं, क्योंकि वो हीट से वर्क कराते हैं। तो जब आप मैकेनिकल ब्रांच लेते हैं ना, बीटेक करते हैं, उसमें बहुत सारा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच में हीट इंजन पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब आगे देखिए, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए चाहिए वो है बेटा, द फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। अब नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम पता होना चाहिए। तो व्हाट इज आवर थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, आप समझिए। व्हाट इज दिस थर्मोडायनेमिक सिस्टम।
एक वेसल है, ठीक है, फिटेड विथ अ पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है ये, और एक इस वेसल में गैस एनक्लोज्ड है। अ गैस इज एनक्लोज्ड इन अ वेसल fitted with a piston. This has been a vessel. This has been a piston, and a gas has been enclosed in this vessel. This is called a thermodynamic system. मेरे लिए लेकिन एक चीज याद जो रखना है कि मेरे लिए बेटा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा वो ये गैस है। अ गैस विच इज फिल्ड इन अ वेसल फिटेड विद अ पिस्टन। ये पिस्टन मूव कर सकती है बेटा, दिस पिस्टन कैन मूव, दिस हैज बीन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। लेकिन अगर मैं एक शब्द में कहूं कि ये जो गैस है मेरे लिए ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगी, दिस गैस इज और थर्मोडायनेमिक, ये गैस थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम तो आप क्या कहोगे, बोलिए, अ गैस फिल्ड इन वेसल फिटेड विद पिस्टन। वेसल में भरी है और पिस्टन लगा है, दिस इज कॉल्ड अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब दूसरी चीज समझिए बेटा, गैस का पता क्या होता है, गैस का पता होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप गैस की चार चीजें बताएं, और मुझे पता है देखो इनमें से बहुत सी चीजें जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब हम एक गैस को थर्मोडायनेमिक सिस्टम मान रहे हैं तो गैस का पता क्या होता है, गैस का पता होता है उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, और बेसिकली मोल्स भी आ जाते हैं, लेकिन अभी हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। यार P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम एंड टी। और याद रखना जब हम गैस के टेम्परेचर की बात, मतलब अगर आपको किसी गैस के प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पता है, मतलब आपको उस गैस की सारी जानकारी है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अवस्था को कौन शो करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो दीज आर कॉल्ड ऑल थ्री पैरामीटर्स आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट। इनको क्या कहा जाता है बेटा, दे आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट्स। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अवस्था को जो शो करते हैं, दे शो द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। एक चीज जो और याद रखनी है, जब कभी भी किसी भी गैस की बात की जाती है तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है। प्रेशर को किस में मेजर किया जाता है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, या उसी को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। जब आप वॉल्यूम को मेजर करते हैं तो इसका ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है, लेकिन कभी कभी लीटर आ जाता है तो 1 लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर क्यूब में। एंड द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज बेटा द केल्विन। ये हो गया हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के एसआई यूनिट। तो अब आप समझ गए, हम जब तक थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ेंगे तो हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम ही तो है जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, और थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करेंगे तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात करेंगे। क्योंकि गैस की अवस्था को शो करने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्लियर है, आपको इसके नोट्स भी मैं सेंड कर दूंगा फिर। हो गया ना, इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, जब हमने एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम देख लिया, अब देखिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो होते हैं इनके बीच आपने गैस लॉ पढ़े होंगे, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा, आपने गेलुसेक लॉ पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊंगा उनको क्योंकि ये हमारे लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और देखिए गैस का पता क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। जब ये गैस का पता उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, तो इन्हीं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच जो रिलेशंस होते हैं उनको हम गैस लॉ कहते हैं, कि प्रेशर चेंज किया, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आया, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आया, ऑल दोस थिंग्स। तो वी विल सी द गैस लॉ। अब मैंने देखा है बहुत लोग इनमें गैस लॉ में कंफ्यूज रहते हैं। वैसे ये यहाँ का पार्ट नहीं है गैस लॉस, लेकिन हम थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो,
मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा प्रेशर। मैं जैसे बहुत बार पूछता हूँ बच्चों से कि मुझे बॉयल्स लॉ बताइए किस किस के बीच का रिलेशन है, या चार्ल्स लॉ बताइए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं खुद कंफ्यूज रहता था बेटा पहले जब, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आपको याद रहेगा कि प्रेशर वॉल्यूम के बीच किसका रिलेशन है, प्रेशर टेम्परेचर के बीच किसका रिलेशन है, और प्रेशर टेम्परेचर और कौन बचा, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच कौन सा रिलेशन है। आप तीन लॉ है, समझ ना, अल्फाबेटिकली लिखो। अल्फाबेटिकली लिखोगे तो बी पहले आएगा, बॉयल्स लॉ, ठीक है। फिर चार्ल्स लॉ, बी के बाद क्या आएगा, सी। तो अल्फाबेटिकली लिखो, दूसरा आ गया आपका चार्ल्स लॉ। अल्फाबेटिकली लिखो तो तीसरा कौन सा आएगा, लॉ ऑफ प्रेशर भी कहते हैं इसको, गैलूसेक लॉ भी कहते हैं। दिस इज योर थर्ड लॉ, ठीक है। अब देखो कैसे याद रहेंगे। आप पी लिखो, वी लिखो, टी लिखो। बेटा ये मैं एनडीए वालों को सिखाता था क्योंकि एनडीए में बहुत पूछा जाता था, आप भी सीख लो ये ट्रिक। पहले दो के कॉम्बिनेशन बनाओ, प्रेशर वॉल्यूम का नंबर 1 दे दो कॉम्बिनेशन को, वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन को नंबर 2 दे दो, तो तीसरा कॉम्बिनेशन किसका बचा, प्रेशर टेम्परेचर का बता, इसको तीसरा दे दो। 3 रिलेशन हो गए, बस हो गया। जो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन है वो फर्स्ट पार्ट है। मीन जब आप बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है। अब ये तो सबको पता है यार, किसी का प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है। मतलब बॉयल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। आपको पता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि पी इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन वी आएगा तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट कह सकते हैं। दिस इज योर। अच्छा एक चीज याद रखना, हमेशा हम सिर्फ दो रिलेशन के बीच रिलेशन निकालते हैं, मतलब दो पैरामीटर्स के बीच, तीसरा कांस्टेंट रहता है। जब हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा आपका, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, P1V1, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम कभी भी किसी गैस का जो प्रोडक्ट है प्रेशर वॉल्यूम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ऐसे नंबर 2 क्या है, वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच रिलेशन। तो आपको पता है कि वॉल्यूम बढ़ने पर टेम्परेचर, या टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, V अपॉन टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, ये कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ क्या कांस्टेंट है, सॉरी, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन है, तो तीसरा कौन बचा, प्रेशर। यहाँ प्रेशर क्या रहेगा, मतलब थ्रू आउट जब आप वॉल्यूम ब टेम्परेचर बढ़ाओगे और वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका प्रेशर चेंज नहीं करोगे, यू विल नॉट गोइंग टू चेंज द प्रेशर। तो आप इसी को कैसे लिख सकते हो, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, ये हो गया, ठीक है। ऐसी बेटा गैल-लूसेक लॉ देखिए, ये क्या कहता है, तीसरा क्या बचा, प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ने पे प्रेशर भी बढ़ता है, बढ़ता है, ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, P अपॉन टी क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, यही होगा ना, क्योंकि P इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू टी, तो P अपॉन टी कांस्टेंट, या P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू PT अपॉन T2। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन पैदा हो कि प्रेशर टेम, अच्छा यहाँ क्या कांस्टेंट होगा, फिर क्या चेंज नहीं करेंगे, जब टेम्परेचर चेंज करने पे प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पर, कांस्टेंट रहेगा। बेटा मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी आगे जाके जब हम टाइप्स ऑफ प्रोसेस अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स लॉ पे लगाएंगे तो ये इस्तेमाल होती है, इसलिए हमें देखना था, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। लिखिए इतना, इतना लिख लीजिए। देखिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए जो हमें अब पढ़ना है, सबसे पहली चीज देखेंगे वो है वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। तो वर्क डन अकेला, अच्छा अब देखो बेटा, वर्क डन को हम W से शो करेंगे। देखो अब आप कहोगे सर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बेटा देखो, जब हम यहाँ एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम का वर्क डन निकाल रहे हैं
थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या है? एक वेसल है, एक पिस्टन है, और एक गैस भरी है। देखो, गैस एक्सपेंड होती है, गैस कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो हम मान रहे हैं कि हम यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हैं गैस को। मान लो हमने गैस को बेटा हीट सप्लाई की, क्यू, क्यू इज द हीट वी आर सप्लाइंग टू दिस थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मतलब गैस। तो गैस क्या होगी? एक्सपेंड होगी। गैस एक्सपेंड होगी तो मान लीजिए ये जो है पिस्टन, वो यहाँ आ गया, आ गया। मान लीजिए ए से ए डैश तक आ गया पिस्टन, हाँ या ना? तो मान लीजिए जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना है? डेल एक्स। बेटा जब ये पिस्टन ऊपर आएगा तो गैस क्या लगाएगी इस पर, पिस्टन पर? गैस प्रेशर लगाएगी। प्रेशर होता है गैस का यार। तो व्हाट लेट द प्रेशर ऑफ दिस गैस, जब इसको ऊपर आ रहा है वो पी है, और किस पे लगेगा? ये प्रेशर लगेगा इस पिस्टन का जो एरिया है वो ए मान लीजिए, लेट द पिस्टन एरिया भी है। ठीक है। तो क्या होगा? गैस एक्सपेंड होगी तो पिस्टन, ठीक है ना, पिस्टन ऊपर आ जाएगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। बेटा जब ये पिस्टन ऊपर आया, ठीक है, तो प्रेशर पी लगा, जिसके कारण जो फोर्स जनरेट हुआ, यहां पर जो फोर्स जनरेट हुआ वो एफ है। द फोर्स विच हैज बीन जनरेटेड, लेट दिस फोर्स बी एफ। ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, आप वर्क डन, वैसे तो वर्क डन कितना हुआ जब ये ऊपर आया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल एक्स। फोर्स कितना लगा है? एफ, डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल एक्स। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको एक चीज पता है, प्रेशर जो लग रहा है गैस का, प्रेशर क्या होता है? फोर्स। और कितनी एरिया पे लग रहा है? तो कितने एरिया पे लग रहा है? पिस्टन का एरिया ए है, तो ये एरिया ए पे लग रहा है। तो यहां से बेटा फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स? प्रेशर इंटू एरिया। लेट दिस इक्वेशन बी वन, लेट दिस इक्वेशन बी टू। ये टू आ गई। तो बेटा मैं फोर्स की जगह प्रेशर इंटू एरिया रख सकता हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू इक्वेशन, पुट द इक्वेशन टू इन वन। यहाँ पे फोर्स की जगह क्या रख देंगे? पी इंटू ए। वर्क डन क्या आ जाएगा? पी ए डेल एक्स। ठीक है। अब सुनो, एक चीज और समझो बेटा। जब ये पिस्टन यहां से यहां आ गया, समझना आप, एक पिस्टन था वो ऊपर आ गया, पिस्टन ऊपर आ गया। तो बेटा देखो, पिस्टन यहाँ था, यहाँ आ गया, पिस्टन का एरिया है ए, पिस्टन का एरिया है ए, ऊपर आया। तो वॉल्यूम चेंज कितना हुआ? तो ये जब पिस्टन ऊपर आया तो ये चेंज इन वॉल्यूम है, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दिस। गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये चेंज इन वॉल्यूम है। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे? ये जितना चेंज इन वॉल्यूम है इसको डेल वी मान लो। हाँ, और ये डेल वी की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डेल वी? देखो, वॉल्यूम ये वाला निकालना है तो वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, होता है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। तो जब ये पिस्टन यहाँ से आ गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए, और ये हाइट कितनी है? डेल एक्स। तो ये चेंज, ये वाला जो वॉल्यूम है इसका फॉर्मूला होगा ए इंटू डेल एक्स। होगा कि नहीं? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3, हाँ या ना? अब अगर यहाँ आप ए इंटू डेल एक्स की जगह अगर मैं डेल वी रख दूं, ये वाला वॉल्यूम, तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा पी डेल वी। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3, नहीं 4 मान लीजिए। आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। अब आपके मन में दो तीन क्वेश्चन उठने चाहिए। पहला क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि सर जब वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू डेल एक्स था तो आपने इसको कन्वर्ट क्यों किया पी डेल वी में? बेटा हम किसका वर्क डन निकाल रहे हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। हियर वी आर कैलकुलेटिंग द वर्क डन इन डब्ल्यू इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और बेटा अगर मैं आपसे बात करूं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं, when we are talking regarding this thermodynamic system, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब गैस। और गैस का पता क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो आप अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम का वर्क डन निकाल रहे हैं तो एफ इंटू डेल एक्स तो फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर हम डब्ल्यू वर्क का जो फॉर्मूला है वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने कन्वर्ट कर लिया पी डेल वी, द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। पी क्या है? प्रेशर। डेल वी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम।
तो आज के बाद याद रखना, जब तक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो वर्क डन का फॉर्मूला पी डेल वी होगा। अब दूसरी चीज समझो। तो ये तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया जब गैस एक्सपेंड हुई, ठीक है। गैस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती थी तो फिर वर्क डन का ये होगा। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखो, याद करो जब आप वर्क डन का भी जब जनरल फॉर्मूला पढ़ते थे तो वर्क डन के दो फॉर्मूले होते थे। जब फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एफ इंटू डेल एक्स होता था। जब फोर्स वेरिएबल होता था तो हम क्या करते थे, एक छोटा सा वर्क डन निकालते थे, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी एक्स, और फिर इंटीग्रेट करते थे। जब फोर्स वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला, जब फोर्स कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला। ऐसे ही बेटा यहां पर अगर आप देखोगे तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला आ चुका है, हमारा वर्क डन निकल गया। आप पहले इतना कर लो, फिर मैं बताता हूँ, इसके बाद इसकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी। हमारा जनरल फॉर्मूला आया वर्क डन का पी डेल वी इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो यहाँ इस फॉर्मूले में दो चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि प्रेशर, जब ये फॉर्मूला जब है जब प्रेशर क्या होता है आपका कांस्टेंट और वॉल्यूम चेंज होता है। व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट द फॉर्मूला इज दिस। नाउ एक स्टार पॉइंट करके फिर क्या लिखेंगे, अगर प्रेशर वेरिएबल है तो फिर वर्क डन का क्या फॉर्मूला होगा, इफ प्रेशर इज वेरिएबल। अगर प्रेशर कैसा है बेटा, अगर आपका प्रेशर वेरिएबल है, ठीक है, फिर क्या फॉर्मूला होने वाला है। तो सुनो, अगर प्रेशर वेरिएबल है तो फिर वही तरीका करेंगे, एक छोटा सा वर्क डन निकालेंगे P और छोटा सा वॉल्यूम dV, उस समय प्रेशर कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, जहां से जहां तक का वर्क डन निकालना है। मान लो V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक का निकालना है तो इंटीग्रेट कर दिया, फिर आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। ये आ गया बेटा फॉर्मूला वर्क डन का। ये फॉर्मूला कब आता है, बोलिए, व्हेन प्रेशर इज वेरिएबल। तो इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो नॉर्मलाइज मेथड से करेंगे। पी डेल वी इंटीग्रेशन वाला व्हेन प्रेशर इज वेरिएबल। इतना क्लियर है। अब सुनो आगे, अगला चीज देखते हैं वर्क डन में। देखो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं वर्क डन की। देखो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या है, पी डेल वी। यही मान लो, अभी तो ये मान लेते हैं प्रेशर। अच्छा देखो, अब यहाँ दो केसेस बनाऊंगा। पहला केस, पहला केस सुनो। देखो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम होगा उसका फॉर्मूला होगा फाइनल वॉल्यूम वीएफ मान लो, इनिशियल वॉल्यूम वीआई मान लो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं आपसे कहूं इफ फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है इनिशियल से, ठीक है बेटा, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा कब होगा, गैस एक्सपेंड करेगी, पिस्टन ऊपर आएगा। बताओ जब ये पॉसिबल है, पिस्टन ऊपर आ रहा है, गैस एक्सपेंड हो रही है, तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है। यहाँ था पिस्टन, यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो गया। इनिशियल वॉल्यूम जैसे 200 लीटर था और फिर फाइनल वॉल्यूम 300 लीटर हो गया, 300 मीटर क्यूब, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है, मतलब गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड। गैस क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो गैस इज एक्सपेंडिंग, ठीक है, ये भी कंफर्म है। अब चलो इस फॉर्मूले से देखो, अगर फाइनल इनिशियल से ज्यादा है तो डेल वी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। डेल वी विल बी पॉजिटिव, हाँ। डेल वी अगर पॉजिटिव होगा तो वर्क डन भी कैसा होगा, क्योंकि देखो वर्क डन डिफरेंस, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो अगर डेल वी पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा। आएगा कि नहीं, ठीक है। अब एक चीज सुनो, थोड़ा ट्रिक का है खेल। देखो ये कोई कंसेप्ट नहीं है जो मैं अब बताने जा रहा हूं, लेकिन ये ट्रिक का खेल है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि एक जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, पिस्टन लगा है, एक्सपेंड हो रहा है, गैस ऊपर आ गया पिस्टन, तो एक्सपेंड कौन कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, गैस कर रही है एक्सपेंड। बताओ कर ही रही है कि नहीं, अपने आप हो जाता है बहुत बार। गैस को आप देखते हैं बहुत बार, अगर कुछ पत्थर रखने पड़ते हैं नहीं तो गैस एक्सपेंड होने लगती है। तो एक्सपेंशन जब गैस का हो रहा है तो वर्क डन कौन कर रहा है, गैस प्रेशर लगा रही है। तो दिस हमेशा याद रखो, अगर वर्क डन पॉजिटिव है मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब गैस वर्क डन कर रही है, इसलिए। और गैस क्या है, सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कौन है, गैस। तो ये वर्क डन किसने किया, गैस ने। तो वर्क डन इज ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क डन किया। इसलिए फिजिक्स में जब वर्क डन पॉजिटिव होता है तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, वर्क डन
बाय द सिस्टम। किसने किया? सिस्टम ने किया बेटा। दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। अंडरलाइन करना बाय शब्द। अब इसी तरह से दूसरा समझो कंसेप्ट इसी में। दूसरा क्या होगा? उल्टा। गैस कंप्रेस कर रही है, मतलब फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है। ये कैसे पॉसिबल है? एक पिस्टन है, गैस भरी है, यहां थी, मैंने लिया इस पिस्टन को दबा दिया, ऊपर से नीचे दबा दिया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। बताओ, पहले इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था, अब फाइनल वॉल्यूम कम बचा। हाँ है ना? था। गैस जब कंप्रेस होती है, तो ये किसका गैस है? ये मतलब ये किसका केस है? जब गैस क्या होती है? व्हेन द गैस इज कंप्रेस्ड। जब गैस कंप्रेस्ड होगी तो इनिशियल ज्यादा था, फाइनल कम है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, तो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो डेल भी नेगेटिव होगा। अगर डेल भी नेगेटिव होगा, अगर डेल भी नेगेटिव होगा, तो वर्क डन कैसा होगा? डेल भी नेगेटिव है तो वर्क डन नेगेटिव होगा कि नहीं? बताओ कौन कर रहा है? गैस अपने आप कंप्रेस थोड़ी नहीं हो रही, मैंने दबा दिया। सिस्टम पे वर्क डन किसने किया? मैंने किया। वर्क डन ऑन द गैस। गैस इज थर्मोडाइनमिक सिस्टम। तो इस केस में क्या कहेंगे बेटा? वी विल से वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन। और मुझे लगता है केमिस्ट्री से हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा उल्टा चलता है। ठीक है, ये लेकिन हमने बहुत कोशिश की आसानी से समझाने की, क्योंकि हमने सीधा सीधा समझाया। क्लियर है? हमने कुछ उसमें वो लाव लपेटे नहीं लगाए, सीधा बता दिया। डेल वी पॉजिटिव, गैस ने किया, वर्क डन बाय द, मतलब पॉजिटिव वर्क डन है तो बाय द सिस्टम, नेगेटिव वर्क डन है तो ऑन द सिस्टम। ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। क्लियर है? ये समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, नंबर अगला देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी का। देखो, अगर मैं एक पीवी ग्राफ बनाऊंगा, तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में, इन पीवी ग्राफ द एरिया विल गिव द वर्क डन। एरिया अंडर कर्व, मैं समझाता हूं कैसे। एरिया अंडर कर्व क्या देगा? वर्क डन देगा। कैसे? समझाता हूं। ये एक पीवी ग्राफ बनाया, ये है, यहाँ प्रेशर लिया, यहाँ वॉल्यूम लिया, ये गैस एक्सपेंड हो रही। ठीक है, ये। अब आपने कहा कि सर मुझे यहां से लेके V1 वॉल्यूम से लेके V2 वॉल्यूम तक, V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक का क्या निकालना है? क्या निकालना है बेटा? V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक का हमें वर्क डन निकालना है। क्या करो? V1 से V2 तक का जो एरिया होगा, दिस एरिया विल गिव वर्क डन, दिस एरिया विल गिव वर्क डन बिटवीन वॉल्यूम V1 टू V2। V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम के बीच का जो वर्क डन होगा वो ये दे देगा। समझ गए? तो एरिया सीधा वही फोर्स जैसा कंसेप्ट है। वहां फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देता था, यहाँ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ देगा। V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम एंड P स्टैंड्स फॉर प्रेशर। अच्छा, लेकिन अब एक चीज बताओ, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो यहाँ पर प्रेशर मतलब सॉरी, वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये कैसे समझ में आएगा? चलो इसका देखते हैं, एक और ग्राफ देखते हैं, उससे समझते हैं। ये है बेटा, फिर से यहाँ पर V1 वॉल्यूम से V1 से V2 तक का एरो ऐसा था। एरो ऐसा है मतलब क्या हो रहा है? ग्राफ यहाँ जा रहा है, मतलब V1 से V2 की तरफ जा रहा है, मतलब गैस क्या हो रही है? बताओ, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना? वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है। तो अगर आप ये वाला वर्क डन निकालोगे, तो ये वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब गैस एक्सपेंड होती है तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा। लेकिन इसी ग्राफ में, अगर इसी ग्राफ में एरो कहाँ होता? अगर इसी ग्राफ में एरो यहाँ होता, यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ जा रहा है ग्राफ, तो V2 वॉल्यूम से, जैसे मान लो V1 वॉल्यूम था 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम, है ना, और ये था 200 मीटर क्यूब, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर?
200 से 200 एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव का होगा, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पहला केस था वर्क डन पॉजिटिव का। लेकिन अगर एरो यहाँ लगा हुआ है, मतलब वर्क डन कैसा होगा, वॉल्यूम घट रहा है, वर्क डन नेगेटिव। तो ये जो एरो है वो डिसाइड, जैसे यहाँ मान लो एरो ऊपर लगा है तो वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन की वैल्यू सेम आएगी दोनों केसेस में, वर्क डन पॉजिटिव। और अगर एरो यहाँ लगा है, मतलब वॉल्यूम यहाँ से आ रहा है, घट रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। So this value will decide whether the work done is positive or the work done is negative। ये हो गया बेटा, कर लीजिए, कोई डाउट हो पूछ